नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम कानून पर बात करने वाले हैं। वो कानून जो भारत में लाखों कर्मचारियों की जिंदगी से जुड़ा है। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952। हाँ, बिल्कुल। ये कानून मतलब जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए रिटायरमेंट और दूसरी जरूरतों के वक्त एक सेविंग की तरह काम करता है। आज समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, क्यों इतना जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है। इसे हम एक सामाजिक सुरक्षा का वादा कह सकते हैं। ये जो फैक्ट्रीज हैं, दूसरे संस्थान हैं, उनमें काम करने वालों के लिए 3 बहुत ज़रूरी फंड्स की व्यवस्था करता है। 3 फंड्स। हाँ, एक तो भविष्य निधि यानी पीएफ, दूसरा पेंशन फंड और तीसरा है निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि मतलब डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड। अच्छा। और मकसद मतलब बिल्कुल साफ है। रिटायरमेंट के बाद या अगर कोई मुश्किल आ जाए तो कर्मचारियों को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। हाँ, ये तो एक तरह अलेवाने बचत और सेफ्टी नेट हो गया। तो सबसे पहले ये बताइए, ये लागू कहाँ-कहाँ होता है? मतलब कौन से संस्थान इसके दायरे में आते हैं? देखिए, ये पूरे भारत में लागू है और मुख्य तौर पर ये उन सभी संस्थानों पर लागू होता है जो या तो फैक्ट्रीज हैं और शेड्यूल 1 में जो इंडस्ट्रीज बताई गई हैं उनमें काम कर रही हैं और जहां 20 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। 20 लोग। ओके। हाँ, लेकिन इसमें एक और बात है। केंद्र सरकार अगर चाहे तो एक नोटिफिकेशन से इसे किसी भी ऐसे संस्थान पर लागू कर सकती है जहां 20 या ज्यादा कर्मचारी हैं, भले ही वो शेड्यूल 1 वाली इंडस्ट्री में न हो। अच्छा, तो दायरा काफी बड़ा हो सकता है इसका। और ये जो 20 कर्मचारियों वाली शर्त है, इसमें कोई नरमी भी है? हाँ, बिल्कुल। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकार चाहे तो सिर्फ 2 महीने का नोटिस देकर इसे 20 से कम कर्मचारी वाले संस्थानों पर भी लागू कर सकती है। अरे वाह। और एक बार ये कानून किसी संस्थान पर लागू हो गया ना, तो फिर वो लागू ही रहता है, चाहे बाद में कर्मचारियों की संख्या 20 से कम ही क्यों ना हो जाए। अच्छा, मतलब एक बार दायरे में आ गया तो आ गए। हाँ, और एक तरीका और है, अगर मालिक और ज्यादातर कर्मचारी आपसी सहमति से चाहें तो भी इसे लागू करवा सकते हैं। ये तो कर्मचारियों के लिए अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि जो आपने शुरू में 3 योजनाओं का जिक्र किया था, वो कौन-कौन सी हैं? थोड़ा विस्तार से। हाँ, तो इसके 3 मुख्य पिलर्स हैं, कह सकते हैं। पहला है कर्मचारी भविष्य निधि योजना यानी ईपीएफ स्कीम। हाँ। ये धारा 5 में है। ये बेसिक सेविंग स्कीम है जहां कर्मचारी और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। दूसरा है कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस। ये धारा 6A के तहत है। ये रिटायरमेंट पर या विकलांगता की स्थिति में या कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को पेंशन जैसी सुविधाएं देती है। इसने पुरानी वाली फैमिली पेंशन स्कीम को रिप्लेस किया है। ओके, पेंशन भी? हाँ, और तीसरा है कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, जिसे ईडीएलआई स्कीम कहते हैं। ये धारा 6C में है। ये बेसिकली एक जीवन बीमा कवर जैसा है। अगर नौकरी के दौरान कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को एक मुश्त रकम मिलती है। ये पीएफ खाते से लिंक्ड होता है। अच्छा, तो मतलब बचत, पेंशन और बीमा तीनों चीजें कवर हो गई। बहुत बढ़िया। अब सबसे जरूरी सवाल, इन योजनाओं में पैसा आता कहाँ से है? ये कंट्रीब्यूशन का सिस्टम क्या है? इसमें पैसा कर्मचारी और नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर दोनों की तरफ से आता है। जो एम्प्लॉयर है वो कर्मचारी के मूल वेतन, महंगाई भत्ते और अगर कोई रिटेंशन अलाउंस मिलता है तो उसके टोटल का 10% जमा करता है। 10%? हाँ, और कुछ खास तरह के नोटिफाइड संस्थानों के लिए ये रेट 12% भी है। और ठीक उतना ही अमाउंट कर्मचारी भी कंट्रीब्यूट करता है जो उसकी सैलरी से कट जाता है। यहाँ ये मूल वेतन का क्या मतलब है? इसमें सारे अलाउंस शामिल होते हैं? नहीं, ये पॉइंट समझना जरूरी है। मूल वेतन या बेसिक वेजेस में वो सब पेमेंट शामिल हैं जो नकद में मिलते हैं, लेकिन इसमें आमतौर पर महंगाई भत्ता यानी डीए, एचआरए, ओवरटाइम, बोनस, कमीशन या इस तरह के दूसरे भत्ते शामिल नहीं होते। परिभाषा थोड़ी टेक्निकल है, पर मोटा-मोटा आइडिया यही है। समझ गया। ये तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर अगर मतलब ये पैसे जमा ही ना करे, तब कर्मचारी का क्या होगा? उसका पैसा सेफ है? हाँ, देखिए, कानून इस मामले में काफी सख्त है। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जमा करने में डिफॉल्ट करता है तो धारा 7A के तहत जो अधिकारी हैं वो जांच करके पता लगा सकते हैं कि कितना पैसा बकाया है। अच्छा। हाँ, और फिर धारा 8 और 8B से 8G हैं जिनके तहत इस बकाये को सरकारी कर्ज की तरह वसूला जा सकता है, जैसे लैंड रेवेन्यू वसूलते हैं ना। हाँ हाँ।
बिल्कुल वैसे। इसमें कंपनी की प्रॉपर्टी अटैच करना, उसे बेचना, ये सब शामिल है। और इतना ही नहीं, धारा 14B है जिसके तहत देरी से पेमेंट करने पर भारी हर्जाना मतलब डैमेजेस भी लगाया जा सकता है। ये बकाया अमाउंट का 100% तक भी हो सकता है। बाप रे, काफी सख्त है। और जो पैसा कर्मचारी का जमा है पीएफ में, क्या वो किसी और कर्ज वगैरह में जब्त हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा है। धारा 10 साफ कहती है कि भविष्य निधि में जमा कर्मचारी का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। इसे किसी भी कोर्ट के ऑर्डर या डिक्री के तहत अटैच नहीं किया जा सकता। अच्छा। मतलब अगर कर्मचारी ने कोई लोन लिया है या कोई और देनदारी है, तो उसके पीएफ के पैसे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी का है। ये तो वाकई बहुत बड़ी राहत है कर्मचारियों के लिए। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई संस्थान इन योजनाओं से छूट ले ले, मतलब उन्हें ये लागू ना करना पड़े? हाँ, कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है। धारा 17 सरकार को ये पावर देती है कि वो किसी संस्थान या संस्थानों के ग्रुप को इस एक्ट के प्रावधानों से छूट दे दे। लेकिन शर्तें होंगी कुछ? हाँ, शर्त बहुत कड़ी है। शर्त यह है कि उस संस्थान की अपनी जो पीएफ या पेंशन स्कीम है, वो इस कानून के तहत मिलने वाले फायदों से कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि बेहतर हो तो और अच्छा। और अगर वो छूट की शर्तों का पालन नहीं करते, तो सरकार वो छूट कैंसिल भी कर सकती है। ठीक है। आखिर में ये कानून मुख्य रूप से किन इंडस्ट्रीज पर लागू होता है? कुछ उदाहरण देंगे? देखिए, जब ये शुरू हुआ था तो शेड्यूल 1 में कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज थी, जैसे सीमेंट, सिगरेट, इंजीनियरिंग गुड्स, लोहा इस्पात, कागज, टेक्सटाइल वगैरह। हाँ। लेकिन वक्त के साथ सरकार ने नोटिफिकेशंस के जरिए इसका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब इसमें चाय बागान, चीनी उद्योग, रबर, केमिकल्स, भारी और हल्के दोनों, बैंक, हॉस्पिटल्स, शिक्षण संस्थान, यहाँ तक कि स्टोनवेयर बनाने वाले उद्योग, अभ्रक फैक्ट्रियां, लिस्ट बहुत लंबी है। मतलब काफी वाइड कवरेज है अब। हाँ, लगता तो है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, उनके लिए एक अनिवार्य बचत और सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत ढांचा है। रिटायरमेंट सेविंग्स, पेंशन और बीमा सब कुछ इसमें शामिल है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कानून एक तरह से एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी और कर्मचारी के वेलफेयर के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। और चलते चलते एक सोचने वाली बात जरूर है। हाँ, बताइए। जैसे जैसे काम करने के तरीके बदल रहे हैं, है ना, ये गिग इकोनॉमी वगैरह आ रही है, तो ऐसे में इस तरह के जो पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा कानून है, उनका भविष्य क्या होगा? उन्हें बदलते वक्त के साथ कैसे बदलना होगा ताकि जो नई पीढ़ी के वर्कर्स हैं, जो अलग तरह से काम कर रहे हैं, उन्हें भी सुरक्षा मिल सके? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। खैर, आज की इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफी जानकारी मिली। धन्यवाद।